वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं जनाब आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी। आसिफ साहब, जब मेरी आपसे बात होती है आप ये बताएं कंज्यूमर कोर्ट्स के क्या हालात चल रहे हैं आजकल, और जो कंज्यूमर केसेस है वो कितने पेंडिंग है बैकलॉग पे? जी बड़ी मेहरबानी, आपने लाइन पे लिया। कंज्यूमर कोर्ट के हालात बेहतर है। हमारे पास इस वक्त पेंडिंग केसेस के अंदर तकरीबन कोई 1800 1850 केसेस हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक पूरे लाहौर के लिए एक कोर्ट और एक जज का होना नाकाफी है, और अरबाब इख्तियार को इस सिलसिले में बारहा मरतबा हमने लिखकर भिजवाया है कि कोर्ट में केसेस में एक जज नाकाफी है, इनको 2 कोर्ट्स होनी चाहिए या 3 कोर्ट्स होनी चाहिए लाहौर की हद तक, या कोर्ट के अंदर मजीद जजेस आ जाएं ताकि केसों की डिस्पोजल जो है उसका बंदोबस्त किया जा सके। और इसी तरह जो कंज्यूमर है वो यहाँ से काफी रिलीफ जो है वो ले रहे हैं। ये बताइए, जब बात करते हैं कंज्यूमर कोर्ट पे पेंडिंग केसेस की, कि क्या वो इम्प्लीमेंट हो गए, एग्जीक्यूट हो रहे हैं? रिफंड की तरफ चल रहा है मामला? रिफंड वाली स्कीम स्टार्ट हो गई है क्या? नहीं जी जी, रिफंड जब ये केस डिसाइड होता है ना जी, और इस केस का जो डिसाइड होने का दौरानिया वो 6 मंथ है। जब ये केस डिसाइड होता है, कंज्यूमर से रिलेटेड जो केस डिसाइड होता है, तो उसी के अंदर, उसके ऑर्डर के अंदर ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन का बंदोबस्त किया जाता है। और दोनों पार्टी जिसके खिलाफ जिसके हक में होता है उनको डायरेक्ट किया जाता है कि कोर्ट के अहकामात की जल्द जो है वो उसकी तकमील की जाए, और उनको 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप इस 30 दिन के अंदर अंदर जिसके खिलाफ फैसला हुआ होता है इसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं, या आप इस जो कोर्ट के जो ऑर्डर है उसकी तकमील करें, उसकी कंप्लाइंस करें। ठीक तो ठीक लास्ट ठीक। में इसी ऑर्डर के अंदर ही उसकी जो कंप्लीशन है उसका अपना वो लिखा जाता है, ताकि वो जल्द से जल्द जो है वो उसकी जो रिकवरी है, जो कंज्यूमर्स ने जो उसके उसके पैसे गए हैं या उसको जो प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट है उसके बारे में भी जो है वो जैसा फैसला लिखते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर इसकी जो रिटर्न है या रिफंड है प्रोडक्ट का, या जो भी उसके उसके फैसले उसके हक में हुआ है कंज्यूमर के हक में, उसको 30 दिन के अंदर अंदर जो है उसको कंप्लीट कर दिया जाए, कंप्लाइंस कर दिया जाए ऑर्डर। ठीक ठीक ठीक। इस अब आपने तरीके जैसे से बात की इसकी कि ऑर्डर की फैसला हो जाए कंप्लाइंस का बंदोबस्त सर्टन किया जाता है। लिमिटेड डेज के अंदर हो जाए और एग्जीक्यूट सपोजिटली हो गया, तो अब आप ये बताएं कि जो उनसे केसेस एग्जीक्यूट हो चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन उनकी हो गई है, कि अब जो सर्टन गिल्टी पार्टी है वो इसका जो जुर्माना है वो भरे, तो क्या वाकई ऐसा होता है सामने से जो बी पार्टी है, जो गिल्टी पार्टी है, वो रिफंड करती है, वो जुर्माना भरती है, वो कॉम्पनसेट करती है जिनके साथ होता है इस तरह का इशू कंज्यूमर्स के साथ? हर केस के अंदर जो यहाँ से कंज्यूमर कोर्ट से डिसाइड होता है, हर केस के अंदर जिसके अगेंस्ट या जिसके खिलाफ फैसला आता है वो डेफिनेटली उसको कंप्लाइंस करते हैं। अगर वो कंप्लाइंस नहीं करेंगे तो उनको कैदोबंद भी भेजा जा सकता है, उनको सजा के तौर पे उनको इम्प्रिजमेंट की जा सकती है। और हमारे यहाँ तो तकरीबन 99.9% जो डिस्पोजल और जो कंप्लाइंस है वो है। और हमारा जो फैसले के खिलाफ अगर कोई अपील जाती है तो उसको भी हाई कोर्ट अर्ली समाप्त करते हुए उसके ऊपर जल्द फैसला करते हैं। कोई एक आधा कोई केस रह जाता होगा, लेकिन ये बताएं, हमारे आपने पास एक कोई आधे केस हिस्ट्री। की बात की आसिफ साहब, आप रजिस्ट्रार हैं तो ऑब्वियसली आप बेहतर जानते होंगे अंदर के मामलात को। पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा है, बैकलॉग बहुत ज्यादा चल रहा है, ऐसे ही ऊपर से ऑर्डर नहीं आ गया कि इसको एग्जीक्यूट करें अगले 5 से 6 महीने के अंदर। तो ये बताएं कि जो केस 2 से 3 हेयरिंग्स के अंदर चले, मैंने वैसे तो 2 हैं, मैंने 2 से 3 कर दिए हैं, कि 2 से 3 हेयरिंग्स के अंदर जो केस इजीली एग्जीक्यूट होकर रैप अप हो सकता है, उसको इतनी ताखीर क्यों मिलती है? वो इतना डिले क्यों होता है? डिलेइंग टैक्टिक्स किस लिए चल रहा होता है? देखिए, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कोर्स है और इसमें जिस तरह के केसेस होते हैं ना, उसमें दूसरी पार्टी को मौका दिया जाता है, और वो एज पर लॉ उसकी रिक्वायरमेंट है लॉ की कि आपने दूसरी पार्टी का जो रिटर्न मौकफ है, जो उनका मौकफ है, जिनके खिलाफ कंप्लेंट या रजिस्टर्ड हुई है, उसको सुनना है। और इतनी जल्दी नहीं करनी है कि और एज पर लॉ हमने उनका जब रिप्लाई आना है उसको 30 दिन 1 महीने का टाइम देना है कि 1 महीने के अंदर अंदर आप अपना मौका बयान करें, और उसको मजीद समरी ट्रायल करते हुए हमने इसको 6 मंथ के अंदर अंदर डिसाइड करना होता है, और 6 मंथ के अंदर वो डिसाइड हो जाता है। कोई इस तरह की सूरत नहीं है। और डिलेइंग टैक्टिक्स में जैसे स्ट्राइक्स आ जाती हैं वकला की, तो उस पर कोई एडवर्स ऑर्डर किसी भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हो सकता, ये डिले की काज हो जाती है।
या किसी दिन जिस दिन जो है वो अचानक कोई छुट्टी आ जाती है, तो इस वजह से जो है वो डिले हो जाती है, या कोई किसी ऑर्डर के खिलाफ कोई पार्टी जो है वो अपील में चली जाती है या रिट में चली जाती है कंज्यूमर कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो जब हाई कोर्ट से डिसाइड होगा तो फिर कंज्यूमर कोर्ट ने निचले लोअर कोर्ट के अंदर या कंज्यूमर कोर्ट के अंदर उसको आगे बढ़ाना होता है, प्रोसीडिंग अगर स्टे हो जाती है। और ये सारा जो है वो एज पर लॉ होता है, कोई भी चीज बियॉन्ड लॉ नहीं होती, चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। हमारे पास तो ऐसे केसेज हैं, आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में तो कई साल लग जाते हैं, लेकिन हमारा जो केस यहाँ से फैसला होता है उसको फाइनलिटी जो है वो 3 इयर्स के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट से भी हासिल हो गई। तो ये हमारी जो कोर्ट्स हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स जो पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काम कर रही, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, मेगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रही है ना, उनके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए वकील ऑनलाइन में आसिफ साहब। जब मैं बात करती हूँ आपसे बैकलॉग्स की और उनसे भी मेरी बात हो रही थी, यूजुअली ऐसा भी होता होगा कि कुछ केसेस जब जाते होंगे कंज्यूमर के अपने राइट्स को हासिल करने के लिए, तो वो उसको सीरियसली टेकअप नहीं करते होंगे कि ये तो बस मामला हो गया है, इसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि अब इस पर आपने क्या क्लेम करना है। जैसे खाने पीने की चीज़ों की हम बात करते हैं, कोई अगर एक्सपायर आपने कोई कोल्ड ड्रिंक पी है या आपने कोई चिप्स दिया है या पे आपने कोई राशन का सामान लिया और वो एक्सपायर निकला, तो ऐसा भी होता है यूजुअली कि आपका सामने वाला जो है वो आपका केस पुटअप ही नहीं करता क्योंकि वो इतना उसको सीरियस नहीं लगता। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? देखिए, एक चीज़ जो हमें अभी समझने की ज़रूरत है वो ये है कि कई चीज़ें कंज्यूमर कोर्ट के एम्बेट से ले ली गई हैं। ये जो खाने पीने के इश्यूज हैं ये ज़्यादातर फूड अथॉरिटी की तरफ क्योंकि हुआ ये कि जब कंज्यूमर कोर्ट ताकतवर होनी शुरू हुई तो लोगों ने रियलाइज़ किया कि इनके पास तो बड़ी ज़बरदस्त पावर है। स्लोली स्टडीली आप देखेंगे कि 2010 में जो मेडिकल प्रोफेशन था वो यहाँ से निकल के उनके लिए अलहदा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है उसका एक्ट आया और 2010 के अंदर वो अलहदा हो गया। उससे पहले बड़े सवेयर पनिशमेंट्स आई थी डॉक्टर्स के खिलाफ भी उनकी मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर, क्योंकि वो भी कंज्यूमर ही जाते हैं उनके पास, कंज्यूमर जाते हैं, लेकिन नेग्लिजेंस की तो उनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट से बड़े अच्छे फैसले। तो ये आप जरूर बताएं नाजरीन को कि जो मेडिकल से रिलेटेड इश्यूज है, जो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, जैसे आपने बिल्ली वाली कहानी बताई, और ये इंसान के साथ भी हो सकता है कोई प्रोडक्ट यूज करने पर, और जो हमने खाने पीने की बात की, तो वो किस तरह से प्रोसीजर है कार्रवाई का कि वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसके खिलाफ क्लेम कर सकते हैं, और मेडिसिन वाला जो है वो कैसे? जब मैंने अपनी बात का आगाज़ किया था ना, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये थी कि जब मैंने अपने रिजीम चेंज की बात की थी तो उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि इस लॉ को इतना एम्पावर किया जाए कि इसमें सारे एरियाज इसके अंडर आ जाएं। हुआ ये कि अब आज हम देखते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी एक बहुत मुस्तनद और बेहतरीन इदारा बन के उभरा है। इनके पास अगर आप देखेंगे तो इनके पास मैजिस्ट्रियल पावर्स हैं। इनके इंस्पेक्टर्स जाते हैं, कहीं पर भी जाके जगह बंद करवा सकते हैं। शायद आपको याद होगा एक खातून अफसर थी जिनका एक बड़ा ज़बरदस्त टेरर बना था आज से कुछ 10 साल पहले, वो जिधर जाती थी वो शट डाउन करा देती थी जाके, और उन्होंने बड़ा वसिफरसली उस चीज़ को आगे लेके चली वो आगे, और उन्होंने पावर्स को बेहतरीन इस्तेमाल किया। एक्चुअली ये सिमिलर पावर्स जो हैं ये कंज्यूमर लॉ के अंडर ये काउंसिल के पास होनी चाहिए, और काउंसिल इज़ अ टूथलेस टाइगर। इस तरह मेरे कॉलीग ने बड़ा अच्छा उनके बारे में बताया कि वो उनके जितने अफसरान वहाँ बैठे हुए हैं वो ये कहते हैं जी हम क्या करें, हमारे पास पावर्स ही कोई नहीं है। तो एक तो ये एलिमेंट हो गया। फिर हुआ ये कि जब आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह मैंने ये मेडिकल का किया, कि मैं आपको बताऊँ कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट ऑफ 2010 आया, जिसमें डॉक्टर्स ने ये कहा कि कंज्यूमर लॉ कैसे ये कर सकती है, ये हमारा अपना एक अलहदा निज़ाम होगा जिसके तहत अगर किसी को मेडिकल नेग्लिजेंस का इशू है वो हेल्थ केयर कमीशन में उसको दायर करेंगे। वहाँ पे उनका अपना एक ट्रिब्यूनल बैठा होगा जो इसका तयन करेगा कि ये नेग्लिजेंस हुई है या नहीं। वो एक अलहदा, और उससे क्या हुआ कि ये चीज़ कंज्यूमर लॉ के एम्बेट से निकल गई बाहर। इसी तरह स्लोली एंड स्टेडीली और लोगों ने भी इस पर एफर्ट करके इनकी उससे कंट्रोल से चीज़ें उन्होंने बाहर निकालनी शुरू की। अनफॉर्चुनेटली इसने मेरे साथी कॉलीग ने ये बात की कि लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट की वजह से ये लॉ एम्पावर नहीं हो सका। फिर काउंसिल को अगर हम देखें तो हेड कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप वर्किंग देखें तो वो तो बेसिक प्राइस कंट्रोल के पीछे भाग रहे हैं। तो उनमें मेरी क्योंकि एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनसे बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहा, तो ऑफिसर्स यहाँ तक कहते हैं कि जी अगर हम कोई मैटर बना के या चलान बना के भेजें इनके पास तो आगे से सख्त रिप्रिमांड करते हैं वो कि भाई हमारे पास और 10 काम कम है जो आप ये चीज़ें हमें भेजना शुरू कर रहे हैं। तो एक आखिरी बात इसमें मैं करूँगा कि ये आसिफ नज़ीर साहब को आपने ऑनलाइन दिया, क्योंकि मैं इनको तब से जानता हूँ जब से इन्होंने अपना आगाज़ किया था 2007 में। तो आई थिंक ये एक बड़े खामोश मुजाहिद हैं हमारे कंज्यूमर कोर्ट के, जिन्होंने बेतहाशा केसेस अपने ओन पे एट द वेरी ऑनसेट रिजॉल्व करा दिए अपनी एफर्ट्स के थ्रू, जो कि जिनका मैं खुद गवाह हूँ। लेकिन
अफसोस इस बात का है कि इस कोर्ट के इन अच्छे लोगों की दाद रसी नहीं हो रही है, कदर नहीं की जा रही, वैल्यू। बिल्कुल ठीक बात की आपने।